दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट जब हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किसी अन्य ग्रह पर भेजे जाते हैं तो इसका प्रोसेस क्या रहता है और इसके साथ ही हर ग्रह पर पहुंचने के लिए इन्हें कितना समय लगता है, कितने दिनों तक ये ट्रैवल करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि हमारे वैज्ञानिकों को किसी एक ग्रह पर टारगेट फिक्स करके उस रॉकेट को भेजना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए एक फिक्स्ड टारगेट पॉइंट ढूंढना आसान नहीं होता। दोस्तों, रॉकेट को कुछ इस तरह से भेजा जाता है कि वह एक ऐसे पॉइंट पर सही समय पर पहुंच जाए जहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वह ग्रह पर जहां इस रॉकेट को भेजना चाहते हैं वो भी उस पॉइंट तक पहुंच जाए। साथ ही वह रॉकेट उस ग्रह की ग्रेविटी में भी घुस जाए। लेकिन फिर भी ये सब इतना आसान नहीं रहता। आखिर इस स्पेसक्राफ्ट में पर्याप्त फ्यूल की भी तो आवश्यकता होती है और अन्य ग्रह, तारे और सूर्य की ग्रेविटी से भी उसे बचना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को किसी अन्य ग्रह पर किसी तरह से भेजा जाता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। किसी भी रॉकेट को किसी भी ग्रह पर भेजने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्याप्त मात्रा में प्रोपेलेंट का मौजूद होना। प्रोपेलेंट दरअसल रॉकेट में डालने वाले फ्यूल को कहा जाता है। हालांकि जब वह रॉकेट उड़ने लगता है तब धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम कर रही होती है, और इसलिए यह भी जरूरी होता है कि कोई भी रॉकेट काफी तेजी से धरती की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर हो सके, ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे रोकने का काम करता है वो उससे बाहर हो जाए। यदि रॉकेट को किसी अन्य ग्रह पर पहुंचना है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि वह समय कौन सा है जब उस ग्रह की दूरी धरती से काफी कम होगी, क्योंकि ऐसा करने पर एक तो प्रोपेलेंट भी कम लगता है और साथ ही डिस्टेंस और टाइम भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए धरती और मंगल 2 साल में एक बार एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए किसी रॉकेट को अगर मंगल ग्रह पर भेजना है तो ऐसे ही समय पर उसे लॉन्च किया जाता है। लेकिन यदि हमें किसी दूर के ग्रह पर रॉकेट भेजना होता है तो हमें उसके पास का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं वह रास्ते में किसी अन्य ग्रह के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ना जाए। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि कोई भी ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में फिक्स्ड पोजीशन में मौजूद नहीं होता। इसका मतलब एक हवा में तैर रही चीज पर एकदम सटीक निशाना लगाना होता है, और दूरी कई महीनों की होती है। हर ग्रह 10 या उससे ज्यादा किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगातार सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। इसलिए किसी रॉकेट का यह भी जरूरी है कि उसे एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाए, और ऐसे इलेक्ट्रिक ऑर्बिट को होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी रॉकेट को कभी भी अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। लॉन्च की भी एक फिक्स्ड डेट और टाइम होता है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन पर आधारित होता है। जब किसी रॉकेट को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है तब वह कुछ इस प्रकार होता है कि जब रॉकेट अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेगा तब वहां पर वह ग्रह भी पहुंच जाएगा, जिसे जांच करने के लिए किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के जरिए भेजा गया है। क्या आप जानते हैं कि मरकरी और वीनस जैसे ग्रहों पर चैलेंजेस थोड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ग्रह सूर्य के काफी नजदीक होते हैं, और इसलिए यदि कोई रॉकेट इन तक भेजा जाए तो इन सब बातों का काफी ध्यान रखना होता है कि कहीं सूर्य की ग्रेविटी उस रॉकेट को अपनी ओर न खींच ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूर्य उस रॉकेट को अपनी सतह की ओर आकर्षित कर लेगा और वह रॉकेट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मरकरी और वीनस जैसे ग्रहों पर मिशन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही हमें अगर रॉकेट को आउटर प्लेनेट की ओर भेजना है तब भी रॉकेट की स्पीड इतनी तेज होनी जरूरी है कि वह सूर्य की ग्रेविटी को पार कर सके। अब आपने ये तो जान लिया कि किस तरह से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, यानी किस तरह का समय और किस तरह की टाइमिंग को देखा जाता है, और साथ ही इसके साथ साथ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि किस ग्रह तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। सबसे पहले मरकरी ग्रह की बात करते हैं। यह हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है। मरकरी ग्रह हमारी पृथ्वी से 91 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर अब तक काफी कम मिशन गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर रॉकेट या फिर स्पेसक्राफ्ट को भेजना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी कोई रॉकेट मरकरी की तरफ भेजा गया तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना होती है कि सूर्य की ग्रेविटी उस रॉकेट को अपनी ओर खींच लेगी और उसे नष्ट कर देगी। इसलिए जब भी हम मरकरी पर
किसी रॉकेट को भेजना चाहते हैं तो हमें उसकी स्पीड इतनी ज्यादा रखनी होगी कि आप मान लीजिए वह अंतरिक्ष में एक बंदूक से निकली हुई गोली की तरह ही होगा। इसलिए इस ग्रह पर किसी रॉकेट को भेजने के लिए सबसे पहले तो ह्यूमन ऑर्बिट में ही इसे भेजना होगा, और मरकरी के केस में यह ऑर्बिट लगभग 310 मिलियन किलोमीटर लंबा पड़ता है। साथ ही रॉकेट को मरकरी तक पहुंचने के लिए 106 दिन का समय भी लग जाएगा। और दूसरा, रॉकेट की स्पीड काफी तेज रखनी होगी, लगभग 58 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। हालांकि दोस्तों ये भी नहीं है कि मरकरी पर कभी कोई मिशन भेजा ही नहीं गया हो। साल 1974 में मैरिनर 10 नाम का एक प्रोब मरकरी पर भेजा गया था, और उससे हमारे वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में जानने को काफी कुछ मिला था। मरकरी के बाद दूसरा ग्रह आता है वीनस यानी शुक्र ग्रह। ये ग्रह धरती से 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हम इसके ह्यूमन ऑर्बिट की बात करें तो इसका डिस्टेंस लगभग 402 मिलियन किलोमीटर लंबा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि हम वीनस ग्रह पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट का इतिहास देखें तब आप ये पाएंगे कि हर एक स्पेसक्राफ्ट को वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए अलग ही समय लगा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए कोई भी एवरेज प्रोब को लगभग 150 दिन लग जाएंगे। साल 1961 में वीनस ग्रह पर पहला मिशन गया और वेनेरा 1 नाम के एक प्रोब को लॉन्च किया गया। ये प्रोब वीनस ग्रह तक केवल 97 दिन में ही पहुंच गया था। लेकिन साल 2006 में भेजे गए ESAS वीनस एक्सप्रेस को वीनस ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 153 दिनों का समय लग गया था। यहां तक कि एक बार एक ऐसा मिशन भी किया गया था जब उसे वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए 463 दिनों का समय लगा था। अब बारी आती है मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह हमारी धरती से 56 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और आज के समय में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए लगभग 8 महीने का समय लग जाता है। साथ ही उसके ह्यूमन ऑर्बिट का डिस्टेंस लगभग 600 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। लेकिन यदि मंगल ग्रह पर भी किए जाने वाले मिशन का इतिहास देखा जाए तब भी आप यही पाएंगे कि कुछ मिशन को इस तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगा और कुछ को कम समय भी लगा। मैरिनर 6 और मैरिनर 7 को मंगल तक पहुंचने के लिए 156 दिन और 131 दिन लग गए थे। लेकिन कुछ ऐसे मिशन भी थे जब उन्हें मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए 300 दिन से भी ज्यादा का समय लगा है। अब नंबर आता है जुपिटर का। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और आउटर प्लैनेट्स में सबसे पहला ग्रह भी है। यह हमारी धरती से 620 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जुपिटर ग्रह तक पहुंचने के लिए अब तक हमारे पास कोई एवरेज टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन इस ग्रह पर गए हैं उन सबको अलग अलग समय ही लगा है। जुपिटर पर भेजे गए सबसे पहले प्रोब पायनियर 10 जिसे 2 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया था, उसे जुपिटर तक पहुंचने के लिए 640 दिन का समय लग गया था। उस प्रोब ने 1.273 बिलियन किलोमीटर ह्यूमन ऑर्बिट तय किया था। अब आप खुद ही अनुमान लगाओ कि आखिर कितना बड़ा डिस्टेंस है। जुपिटर के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न यानी शनि ग्रह। यह ग्रह हमारी धरती से 1277 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। क्या आप जानते हैं कि इस ग्रह तक किए जाने वाले शुरुआती मिशन को लगभग 6.5 साल का समय लगा था। साल 1980 में वॉयेजर 1 को भी सैटर्न ग्रह की तरफ भेजा गया, लेकिन रास्ते में इसका एनकाउंटर जुपिटर ग्रह से हो गया। हालांकि एनकाउंटर ऐसा हुआ था कि जुपिटर ग्रह की वजह से इसे अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद मिल गई थी, क्योंकि जुपिटर से इतना दूर था कि इसकी ग्रेविटी तो उस पर असर कर रही थी पर वह उसे अपनी ओर खींच न सकी थी। इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ गई और अंत में उस मिशन को सैटर्न तक पहुंचने के लिए 1165 दिन लग गए थे, यानी इसे लगभग 3 साल का समय लग गया था सैटर्न ग्रह तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब इसके बाद वॉयेजर 2 को भेजा गया तब उसे लगभग 4 साल का समय लगा था। अब बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस हमारी धरती से 2720 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप खुद सोचिए, जब सैटर्न ग्रह पर पहुंचने के लिए 6.5 साल का समय लग गया, फिर यूरेनस से ग्रह तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा लगता होगा, क्योंकि ग्रह काफी दूर भी है। अब तक हमने इस पर केवल एक ही मिशन किया है। वॉयेजर 2 को इस पर पहुंचने के लिए 8.5 साल का समय लग गया था। हालांकि ये वैज्ञानिकों के अनुमान से आधा ही था, क्योंकि इसके ह्यूमन ऑर्बिट से इस ग्रह तक पहुंचने के लिए 16 साल का समय लग सकता था। लेकिन यह समय आधा इसलिए हुआ क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण इसे काफी मदद मिल गई थी। अब बारी आती है आखिरी ग्रह नेपच्यून की। इसका मिनिमम डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से 4347 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर भी अब तक केवल एक ही प्रोब पहुंच पाया है, इसका नाम है वॉयेजर 2। इसका भी एनकाउंटर यूरेनस ग्रह से हुआ था। इसे पृथ्वी से नेपच्यून तक पहुंचने के लिए
12.5 साल का समय लग गया था। अब आप खुद सोचिए ये मिशन कितने मुश्किल होते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा माना गया था कि वॉयेजर 2 को ओमेन ऑर्बिट के हिसाब से नेपच्यून तक पहुंचने के लिए लगभग 30 साल लग सकते हैं। दोस्तों, अब भी हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट बाकी है जिसका नाम है प्लूटो, यानी इसे आप एक्स प्लेनेट भी कह सकते हैं। इसकी हमारी धरती से 4300 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। जनवरी 2006 में न्यू हॉरिजॉन्स नाम के एक मिशन को लॉन्च किया गया। 58,536 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला यह पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो इतनी तेजी से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से निकला था। ओमेन ऑर्बिट के हिसाब से तो यह अनुमान लगाया गया था कि इसे शायद 43 साल का समय लग जाएगा प्लूटो तक पहुंचने के लिए। हालांकि न्यू हॉरिजॉन्स केवल 9.5 साल में ही प्लूटो तक पहुंच गया था।